दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेटा टूल्स के ग्रुप, जिसमें हम जानेंगे टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, फ्लैश फिल क्या होता है और भी कई सारे अलग अलग ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डेटा टूल्स के अंदर पहला टूल मिलता है जो कि है टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को सेपरेट करना। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में कॉमा से रिकॉर्ड सेपरेटेड है। अब हमें यहाँ पे इनको अलग अलग कॉलम में करना है। जैसे राज है, नाम है, वो एक अलग कॉलम में आना चाहिए, दीपक अलग कॉलम में आना चाहिए। हमें इस तरह से इसको सेपरेट करना है, तो पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे डिलिमिटेड ऑप्शन पे जाकर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे जैसे जाते हो तो यहाँ आपके पास अलग अलग डिलीमीटर मांगता है। डिलीमीटर्स के ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। अब इसमें से जो भी डिलीमीटर है, कहने का मतलब सेपरेटर कैरेक्टर्स है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे हर नेम के बीच में कॉमा सेपरेटर है तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉमा एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर कॉलम के फॉर्मेट को बदल सकते हो। जैसे कि किसी कॉलम में आपका डेट आ रहा है, डेट फॉर्मेट को ठीक कर सकते हो। अकाउंट नंबर है, उसमें जीरो होती है तो उसको आप सेपरेट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि जीरो ना हटे। तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाती है और सेपरेटर होने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो और फिनिश करते हो। तो अब आप देख रहे हो कि सभी रिकॉर्ड एक प्रॉपर फॉर्मेट में अलग अलग कॉलम में अरेंज हो गया। एंड दूसरा, आपके पास कई बार कोई भी फॉर्मेट ऐसा होता है जो कि डेट फॉर्मेट में सेपरेट नहीं रहता। डेट कॉलम है तो मुझे जनवरी मंथ का रिकॉर्ड देखना है, तो जब मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाने के बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो हमें यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, लेकिन अगस्त, जैन और सितंबर इंडिविजुअल आ रहा है। ऐसे में हमें ये डेट फॉर्मेट समझने में एक्सेल को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डिलिमिटेड पे जाकर नेक्स्ट बटन पे जाकर फिर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ हमें डेट फॉर्मेट बतानी पड़ती है। तो डेट फॉर्मेट पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसा फॉर्मेट आप बनाना चाहते हो, उसके बाद फिनिश करते हो। तो अब आपके पास ये जो डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अब जब आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करोगे तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास सभी मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है, कोई भी यूनिक नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करूंगा तो आप देख पाओगे कि हमारा प्रॉपर मार्च के सभी रिकॉर्ड दिख रहे हैं। एंड आगे हमारे पास जो ऑप्शन है जिसका नाम है फिक्स विड्थ। अब फिक्स विड्थ का मतलब ये है कि खुद से सेपरेट करना, कि ये जो नेम है ये कहीं से सेपरेटर कहीं लगा हुआ नहीं है, तो हमें मैनुअल बताना पड़ेगा। यानी कि एक्सेल को पता ही नहीं चलेगा कि नवीन यहाँ तक है और दैली यहाँ तक है, तो हमें यहाँ पे मैनुअल बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हो और उसके बाद आपके पास फिक्स विड्थ का ऑप्शन होता है। इसमें जाने के बाद नेक्स्ट करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे खुद से एक लाइन देनी होगी जहां से आप रिकॉर्ड को सेपरेट करना। उसके बाद अब यहाँ पे फिनिश कर देते हो। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग हुआ। एंड आगे हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का काम बेसिकली मल्टीपल सेल में लिखे रिकॉर्ड को एक साथ लाने का काम करता है, एक पैटर्न बनाने का काम करता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे इस लिस्ट में नाम और उसके अमाउंट, ये अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस नेम और इस अमाउंट को एक साथ इस कॉलम में ऐड करूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए इनको एक्सेल को हम इंडिकेट करते, जैसे कि राज है तो राज का जो कैरेक्टर से वो कैपिटल में होनी चाहिए और उसके साथ में ये कॉलन होना चाहिए। फिर यहाँ पे उसका पैसा होना चाहिए RS डॉट और उसका अमाउंट है 4500। तो ये ऐसा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स के फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसा एक बनाकर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक नीचे में हमें सभी का बनाने की जरूरत नहीं है। इनका सिलेक्शन लेने के बाद आप डेटा टैब में जाओगे और यहाँ आप सिलेक्ट करोगे फ्लैश फिल। तो आप देखोगे कि एक्सेल ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को कॉपी करता है और सभी के लिए वैसे ही बना के दे देता है। इसमें सभी का रिकॉर्ड आता है। हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, इसमें जो डुप्लीकेट है उसको मुझे हटानी है। तो उसके लिए आपको इनका सिलेक्शन लेना है और उसके बाद आपको डेटा टैब पे जाकर यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना। अब आपके पास 4 कॉलम है, B से E तक के कॉलम, सभी में डुप्लीकेट होगा, उसी को हटाना। तो मैंने सबको टिक रखा है एंड ओके कर। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यू था वो हट चुका है और यूनिक डेटा यहाँ पे है।
डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। उनमें से हमारा एक काम और है, लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिनमें नेम और सिटी, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ ऑलरेडी फील्ड मिल जाता है आपको। एंड देन यहाँ पे सिटी नेम का मैंने एक लिस्ट बना रखा है। इनफैक्ट इनमें सिटी के सभी नेम लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इन सिटी का लिस्ट यहाँ इस फील्ड के अंदर तैयार कर लूँ। तो उसके लिए ना मैं यहाँ से इन सिटी के सभी सेल का सिलेक्शन लूंगा जहाँ तक मुझे लिस्ट बनानी है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को। जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया डेटा वैलिडेशन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया पॉपअप विंडो आ रहा है। एंड इसमें आपको सेटिंग्स ऑप्शन में जानी है और चूज करनी है यहाँ पे अलाउ के ड्रॉप बटन पे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट का भी एक नाम ऑप्शन दिखेगा। एंड देन जैसे इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे में हमें सोर्स का ऑप्शन नजर आता है। सोर्स में यहाँ पे ब्लैंक सेल पे क्लिक करना है एंड देन आप सिटी नेम का सिलेक्शन ले लो। सिटी नेम जो सिटी ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है उनका आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सिटी नेम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिटी नेम सिलेक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे सोर्स में सिटी नेम का एड्रेस लिखा हुआ मिल जाता है। एंड देन दोस्तों आपको क्लिक करना है आफ्टर सिलेक्शन ओके बटन पे। तो दोस्तों जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सिटी फील्ड है जहां आपने सिलेक्शन ऐड करके लिस्ट बनाया है तो वहां पे एक ड्रॉप बटन बना हुआ आ जाएगा। एंड इस ड्रॉप बटन पे दोस्तों जैसे क्लिक करोगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो लिस्ट है तैयार हो चुका है। एंड जैसे क्लिक करेंगे किसी नेम पे तो वो नेम इस सेल में असाइन हो जाएगा। एंड इसमें अगर आप देखें किसी भी फील्ड पे किसी भी सेल में आप क्लिक करते हो तो वो सेल ऑटोमेटिकली लिस्ट दिखाता है। एंड जैसे आप क्लिक करते हैं सिटी को तो ऑटोमेटिकली वो नेम उस सेल के अंदर असाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में जाना कि डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करके लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में डेट और टाइम का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज कैसे की जाती है दोस्तों, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में हमने डेट का भी फील्ड ऐड कर दिया है और हम दोस्तों हम चाहते हैं कि इस फील्ड में ओनली डेट लिखा जाए और डेट के साथ में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर कोई टेक्स्ट यहाँ पे नोट ना की जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो जब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो लिखा चला जाता है। एंड हम नहीं चाहते दोस्तों कि ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है ये लिखा जाए यहाँ पे, हम चाहते हैं यहाँ पे ओनली डेट लिखा जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस सेल का सिलेक्शन लेना है एंड देन उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब यहाँ आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नया एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे आपको अलाउ के ड्रॉप बटन पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे मुझे डेट के लिए कंडीशन देनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस लिस्ट में डेट को क्लिक करूंगा। एंड अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे पास डेट का कई सारे अलग अलग कंडीशंस देने के लिए ये अलग अलग नेम आ गए हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ पे 2021 का जो ईयर है स्टार्टिंग 1 जनवरी से लेकर और इस ईयर के लास्ट मंथ तक का जो रिकॉर्ड है वो जो डेट है वो यहाँ पे असाइन की जा सके और उनके बाद कोई भी डेट असाइन ना की जा सके। ऐसा करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा में चूज कर लेंगे बिटवीन। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी होगी स्टार्ट डेट। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 1 जनवरी 2021 एंड यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है 31 दिसंबर 2021। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे बिटवीन जो मैंने अप्लाई किया हुआ है और इस सेल में जो मैंने अप्लाई करनी है कंडीशन, तो इसमें मुझे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 तक का ही रिकॉर्ड लिखने का ऑप्शन देगा। रिकॉर्ड लिख सकूंगा एंड इससे पहले और इसके बाद का कोई भी डेट नहीं लिख सकता और साथ ही हम कोई भी कैरेक्टर्स लिख नहीं सकते, ना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन देकर जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो अब मैं यहाँ पे इस सेल में डेट लिख के देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा 1 जनवरी 2021। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर जाता है।
एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 सितंबर मैं यहाँ लिखता हूँ 2021 और ये भी एक्सेप्ट कर गया। एंड फाइनली दोस्तों अगर मैं इस ईयर के पहले का कोई डेट मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है 12 जैन और 2020 मैंने यहाँ पे टाइप किया। जैसे एंटर करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमें मिलता है और ये कह रहा है कि डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में ये डिक्लेयर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो वहां से वो हट जाएगा। तो ये आपने सीखा दोस्तों कि डेट कैसे हम लोग कंडीशन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में सेल के अंदर, कि कैसे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करके उनमें हम लोग डेट को ही इंसर्ट करवा सकते हैं, उनके साथ में कोई नया कैरेक्टर्स या उनके अलावा कोई दूसरा टेक्स्ट उस सेल में ना लिखा जाए। ऐसा कंडीशन बनाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करके डेट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नया और भी एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और नेम फील्ड बनाया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने टाइम का भी ऐड कर रखा है। एंड इसमें हम चाहते हैं दोस्तों कि इस फील्ड के सभी सेल में ओनली टाइम नोट की जा सकती है और कोई भी कैरेक्टर्स नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा कंडीशन देना चाहते हैं कि हम टाइम ही लिखें, इसमें कोई भी डेट एंड कोई भी नंबर टेक्स्ट ना लिखा जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस फील्ड का सिलेक्शन लेकर हमें चूज करनी होगी डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि हम चाहते हैं कि इस टाइम फील्ड के अंदर मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग के 6 o'clock तक ही टाइम नोट कर सकते हैं। उसके बाद या फिर उससे पहले का कोई भी टाइम नोट नहीं की जा सके। ऐसा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इन फील्ड का सिलेक्शन लेकर चूज कर लेना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को। एंड दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नया पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा सेटिंग ऑप्शन को एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अलाउ के ड्रॉप बटन पे क्लिक करूंगा एंड टाइम को क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे टाइम के लिए कंडीशन देनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम पे क्लिक किया। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे कंडीशन हमें ये बतानी थी कि मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock तक टाइम नोट की जा सकती है और कोई भी टाइम नोट नहीं की जा सकती। उसके लिए हम लोग यहाँ से मैंने डेटा टैब के अंदर बिटवीन ऑप्शन को चूज करनी है, बिकॉज की 2 टाइम है ना दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग के 8 बजे से इवनिंग के 6 o'clock तक। तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग तो हमें बतानी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों मैंने इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है हमें बिटवीन। उसके बाद यहाँ पे हमें चूज कर लेना है स्टार्ट टाइम एंड उसके बाद एंड टाइम। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा स्टार्ट टाइम मॉर्निंग 8 o'clock। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे 8:00 स्पेस AM टाइप करूंगा। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि जब आप टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे AM और PM लिखने से पहले आप स्पेस यूज करेंगे, बिकॉज अगर स्पेस यूज नहीं करते हो तो ये जो एक्सेल फाइल है ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्पेस देना जरूरी होगा। एंड यहाँ पे एंड टाइम के लिए दोस्तों यहाँ पे 6:00 स्पेस PM टाइप करूंगा एंड उसके बाद दोस्तों ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये टाइम फील्ड है कंडीशन अप्लाई हो चुका है। एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 8 PM नोट किया हुआ है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज की 6 PM से ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन से पता चल जा रहा है कि ये जो टाइम हमने नोट किया वो हमारे कंडीशन से बाहर है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। एंड अगर मैं यहाँ पे 6 PM नोट कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 12 PM लिख दूँ यहाँ पे तो वो भी हमारा यहाँ पे लिखा चला जाएगा। एंड अगर मैं 7 AM नोट करूँ तो वो भी यहाँ पे नोट नहीं की जा सकती दोस्तों, क्योंकि वो तो हमारा 8 o'clock से पहले का टाइम हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में जाना कि डेट के लिए कैसे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और टाइम के लिए कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि डेटा वैलिडेशन में जो हमने टाइम और डेट का यूज करना सीखा है, इनमें जो हमारा कंडीशन है बिटवीन भी है, नॉट बिटवीन है, इक्वल है, आप इनमें से किसी का भी यूज करके आप अपनी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट लेंथ का यूज कैसे किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ का मतलब ये होता है कि आप किसी फील्ड में किसी भी टेक्स्ट का लेंथ कितना रखना चाहते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ कि मेरे पास अलग अलग फील्ड बनाया हुआ है। हमने मोबाइल नंबर का भी फील्ड बनाया हुआ है। इसमें हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट्स का ही नोट की जा सकती है और इसमें 11, 12 या फिर 10 से कम डिजिट्स का कोई भी नंबर नोट नहीं की जा सकती। अगर दोस्तों हम ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर जो टेक्स्ट लेंथ है इसका यूज करके बिल्कुल हम इस फील्ड में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने ना यहाँ पे इस फील्ड का सभी सेल सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जहाँ तक हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, ताकि इसमें 10 डिजिट्स तक का नंबर नोट की जा सकती है। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँगा उतने फील्ड का एंड उतने सभी सेल का। उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाकर चूज कर लूँगा दोस्तों अलाउ के ड्रॉप बटन को एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट लेंथ। दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ को जैसे क्लिक करेंगे तो सेम पहले के जैसे ही यहाँ पे डेटा का अलग अलग कंडीशंस मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे जैसे कि हमने पहले कंडीशन में समझाया कि हमें जो टेक्स्ट लेंथ चाहिए ओनली इक्वल चाहिए 10 डिजिट्स का, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा में जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो इक्वल का, तो इसीलिए मैंने इक्वल टू सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया एंड जैसे इतना लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कंडीशन है दोस्तों इस सभी सेल में अप्लाई हो चुका है। एंड इसमें अगर हम 10 डिजिट्स का कोई भी नंबर नोट करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर जाएगा एंड दोस्तों अगर 10 डिजिट्स से कम होता है तो नंबर तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम अगर 10 डिजिट से ज़्यादा होता है तो पर भी दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 डिजिट्स मैंने लिखा है और मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया तो 11 डिजिट्स हो गया एंड जैसे दोस्तों यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों यही एक कंडीशन हम यहाँ से जो टेक्स्ट लेंथ का किए हैं, यूज़ किए हैं इन सभी फील्ड के अंदर, ये बिल्कुल ही सिंपल था दोस्तों। आप इसका यूज़ करके आप डिफरेंट फॉर्मेट बना सकते हैं, कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में किसी भी डेट के लिए कस्टम कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस डेट में इस डेट फील्ड के अंदर वर्किंग डे ना एक्सेप्ट करे, इसमें केवल संडे और सैटरडे का ही दिन एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में चूज करके यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा अलाउ ऑप्शन को। दोस्तों यहाँ पे अलाउ के बटन को जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके हमें फॉर्मूला में जाना होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे कंडीशन दोस्तों मैंने अप्लाई कर लेनी है और इज इक्वल टू और ब्रैकेट को ऑन करना है एंड दोस्तों यहाँ पे हमें टेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी डेट के डे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पे इस सेल में इस सिलेक्शन के फर्स्ट सेल का सिलेक्शन लेना है एंड उसके बाद कॉमा बटन को क्लिक करके इन्वर्टेड कॉमा में DDD लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करना है एंड इज इक्वल टू में कंडीशन देने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे SAT सैटरडे। तो यहाँ पे हमने इस फील्ड में सैटरडे और संडे का ही दिन एक्सेप्ट करवाना है। एक्चुअली यहाँ पे डेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस डेट का कैलकुलेट करके संडे सैटरडे वो चेकिंग कर लेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा ही डेट एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि जहाँ जो डेट संडे और सैटरडे का हो। तो दोस्तों यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करने के लिए मैंने टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैंने सिलेक्शन का जो फर्स्ट सेल है इसको मैंने क्लिक किया जो कि M6 है और कॉमा देकर हमने इन्वर्टेड कॉमा में DDD नोट कर दिया है एंड उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इज इक्वल टू में लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के साथ में सैटरडे एंड उसके बाद कॉमा देकर फिर से ये फॉर्मूला रिपीट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए हम लोग TEXT टेक्स्ट नोट करते हैं, ब्रैकेट को ऑन करके यहाँ पे इन सभी सेल का जो सिलेक्शन है उनमें फर्स्ट सेल का क्लिक करना है। उसके बाद आप कॉमा बटन देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है DDD एंड दोस्तों यहाँ पे DDD देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करनी है एंड ब्रैकेट को ऑफ करना है एंड फिर से कंडीशन देने के लिए इज इक्वल टू देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है यहाँ से SUN इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन सक्सेसफुली हमने यहाँ पे बना दिया है और हम इन सभी सेल के लिए अप्लाई करने के लिए ओके बटन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा और जैसे हम डेट लिखेंगे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारा जो डेट है वो संडे है या सैटरडे है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 28 Feb मैंने यहाँ पे लिखा है
और 2021 लिखकर जैसे एंटर किया तो वो एक्सेप्ट कर गया दोस्तों। और अगर मैं 1 मार्च यहाँ पे टाइप करता हूँ और 2021 लिखकर एंटर करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो डेट है वो डिडक्ट हो गया। इस दिन संडे सैटरडे नहीं आता है, इसीलिए वो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। एंड दोस्तों उसी के जैसे यहाँ पे मैं एक कैलेंडर टाइप देख लेता हूँ कि इसमें हमारा जो संडे सैटरडे है मार्च महीने में वो कौन से दिन को आएगा। तो मैं यहाँ से मार्च में देखूँ तो देखो 7 मार्च का जो है ना संडे संडे आता है और 6 मार्च का सैटरडे आता है। तो मैं यहाँ पे 6 मार्च यहाँ पे टाइप करता हूँ, 6 मार्च एंड 2021 जैसे मैंने एंटर किया तो वो एक्सेप्ट कर गया। जैसे मैंने 7 मार्च में यहाँ पे लिखता हूँ और 2021 लिखकर एंटर करता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट कर गया। बट अगर मैं 8 मार्च लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारा मंडे आ जाता है। टैब के अंदर कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये सीख लें कि कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हैं अपने टेबल में, अपने एक्सेल सीट के अंदर। उन सभी एक्सेल सीट के अंदर जो डिफरेंट काम होते हैं उनको हम एक साथ ऐड करके एक मास्टर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो उस केस में हम उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्सोलिडेट। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन जो होगा वो बहुत सारे टेबल्स का कलेक्शन करके एक टेबल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कई तरह के फॉर्मेट होते हैं, कई सारे ऑपरेशंस होती हैं, कई अलग अलग लॉजिक्स होती हैं, कंडीशन को अप्लाई करनी होती है। तो अलग अलग टेबल को एक करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन यूज करनी पड़ सकती है। मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर हमारे पास अलग अलग फाइल में अलग अलग रिकॉर्ड रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उस सभी रिकॉर्ड का इकट्ठे एक मास्टर शीट बना दें, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन 2 तरह से अप्लाई की जाती है, एक तो होता है विद लिंक, एक होता है विदाउट लिंक। तो दोस्तों अगर हम कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज विद लिंक के साथ करते हैं तो अगर हमारा जिस भी टेबल के साथ कैलकुलेशन होकर आया है उसमें कुछ चेंज कर दी जाएगी, तो वो मास्टर शीट यानी कि जो हमारा टेबल होगा मेन जहाँ पे बन के स्टोर होगा वहाँ पे भी चेंजमेंट नजर आएगी। कहने का मतलब है अपडेट करने पर अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड अगर एक और हम दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो जहां अगर आप एक प्रोसेस से अगर कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज करेंगे तो किसी मेन रिकॉर्ड में चेंज करने पर किसी दूसरे रिकॉर्ड में चेंजमेंट नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे कई सारे अलग अलग टेबल्स बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैन मंथ का रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, फेब का भी बनाया हुआ है, मार्च अप्रैल और मई का भी। तो दोस्तों यहाँ पे 5 महीने का रिकॉर्ड हमारे पास है और दोस्तों हम चाहते हैं इन 5 महीने का जो रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड को इस मास्टर सीट के यहाँ पे इस रिकॉर्ड को स्टोर कर दें। तो उसके लिए मैं इस सीट को क्लिक करूँगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सीट पे रहना है, हमें जहाँ पे हमें रिकॉर्ड लानी है। और उसके बाद हमें चूज करनी है डाटा मेन्यू और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के आगे आप देखेंगे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्सोलिडेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन हुआ दिखेगा और यहाँ पे फंक्शन में चूज कर लेनी है जो ऑपरेशन हमें करनी है टेबल के साथ में। जैसे कि मुझे सम करनी है 5 अलग अलग जो मंथ का रिकॉर्ड है मुझे इकट्ठे एक जगह पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे सम करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने सम को क्लिक कर लिया एंड उसके बाद दोस्तों रेफरेंस के सेल पे क्लिक करके आपको हर एक मंथ का अलग अलग रिकॉर्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने जनवरी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इस टेबल का सिलेक्शन ले लेता हूँ एंड सिलेक्शन लेने के बाद और यहाँ पे जो हमें ऐड का ऑप्शन मिलता है दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दोगे एंड फर्दर उसके बाद आप सीट नंबर 2 यानी कि जो फेब मंथ है उसका सिलेक्शन आप ले लेते हो, है ना दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन लेने के बाद आप ऐड को क्लिक करोगे एंड फाइनली दोस्तों आप अप्रैल महीने का भी आप सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद ऐड पे क्लिक करते हो एंड फर्दर मई महीने का भी रिकॉर्ड का सिलेक्शन आप इस तरह से ले लेते हो, उसके बाद ऐड करते हो। तो मैंने इस तरह से 5 मंथ का जो रिकॉर्ड है मैंने एक एक करके सबका सिलेक्शन लेकर ऐड कर दिया एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चूज करनी होगी यूज लेबल इन में टॉप रो
ताकि हमारा जो टेबल आए उसमें जो फर्स्ट टॉप हेडिंग है उस वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने टॉप रो को क्लिक कर दिया एंड नीचे आप देखेंगे लेफ्ट कॉलम है, तो उसके लिए मैं लेफ्ट में जो लिखा हुआ नेम था वो हमें लाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। एंड दोस्तों इतना करने के बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो वो जो 5 टेबल हैं ऑलरेडी अलग अलग सीट पे बनाया हुआ है उनका टोटल सम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, जो कि आप सीट नंबर मास्टर सीट के अंदर हो। और यहाँ पे सब फील्ड नेम भी आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे जो एम्प्लॉई है जो नेम है वहाँ पे वो भी लिखा हुआ यहाँ आ गया है। डाटा मेन्यू के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन का यूज करना। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन को जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर, सेकंड है हमारा गोल सीक एंड थर्ड डाटा टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों सिनेरियो मैनेजर जो होता है वो एक तरह से सिनेरियो बनाने के लिए होता है, जो हमने अलग अलग मंथ का अलग अलग टाइम पीरियड का सिनेरियो बनाकर एक टेबल फॉर्म देना चाहते हैं। तो उसके लिए ये व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन का जो सिनेरियो मैनेजर है कमांड, इनका यूज़ करके हम आसानी से सिनेरियो बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उसके लिए एक एग्जाम्पल तैयार कर रखा है। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो मैंने वर्किंग लोकेशन ऐड किया हुआ है जो कि दिल्ली है। मंथली सैलरी है 40,000। एक्चुअली ये हमने कंपनी का एक डेटा लिया हुआ है, ये हम मानते हुए कि हम एक कंपनी में काम करते हैं जो कि दिल्ली में है और वहाँ हमें 40,000 सैलरी मिलता है और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे नोट किए हुए हैं। और महीने के जो एक्सपेंस है 35,500 रुपीज़ का होता है और टोटल सेविंग होता है 4,500 रुपीज़। तो दोस्तों ये तो हमारा दिल्ली लोकेशन का रिकॉर्ड है एंड सेम यही सिनेरियो मैं चाहता हूँ कि अलग लोकेशन के लिए तैयार करूँ। जैसे कि अब मेरा जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में था, तो वहाँ पे मेरा ये एक्सपेंसेस हुआ करता था। अब मेरा जो पोस्टिंग है मान के चलिए कि बेंगलोर में हो गया है ना, कोलकाता हो गया, तो ऐसे केस में मेरा जो सैलरीज पैकेज होंगी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे एक्सपेंसेस अलग होंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि सिनेरियो बनाकर एक साथ ऐड करके देखें तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में से सिनेरियो मैनेजर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ सिनेरियो मैनेजर को क्लिक एंड फर्दर मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा ऐड एंड यहाँ पे मैं सिनेरियो नेम टाइप करने वाला हूँ जो कि होगा यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोलकाता। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोलकाता दे दिया एंड चेंजिंग सेल में हमने सेलेक्ट करना है सैलरी एंड उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखकर मैं यहाँ पे इन सभी एक्सपेंसेस का सिलेक्शन लूँगा एंड उसके बाद दोस्तों ओके बटन को क्लिक कर दूंगा एंड फर्दर मैं यहाँ पे जो है जो 40,000 है उसको इंक्रीज करके 50,000 कर देता हूँ एंड मेरा जो एक्सपेंसेस है ग्रोसरी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया 17,000 एंड जो हाउस रेंट है दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया 21,000 एंड फर्दर मैंने यहाँ पे कर दिया टेलीकॉम के लिए 2,000 एंड मूवीज़ के लिए एंड मैंने मूवीज़ के लिए दे दिया 2,600 रुपीज़ एंड फर्दर और भी एक्सपेंसेस हैं तो मैंने उनको 1,500 रुपीज़ ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड करने के बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड उसके बाद मैंने ना यहाँ पे समरी बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और जैसे ओके बटन को क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो करंट वैल्यू है वो तो हमारा टोटल यहाँ आ ही रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो इतना दिखा दिया है। टोटल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनमें से मेरा 3,400 रुपीज़ जो हमारा इनकम हो रहा है। दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये समरी आया है इसमें 4,500 रुपीज़ क्यों आया। 4,500 रुपीज़ हमारा इनकम है और ये जो आप देख पा रहे हैं 34 ये हमारा इनकम है। जो कोलकाता में 50,000 का सैलरी मिलता था तो इनका टोटल कितना आया तो देख लो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो सम करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, मैं इन सब का सिलेक्शन लेकर मैं यहाँ से
टोटल कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। देखिए 46,600 रुपीज़, और दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। गोल सीक ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे गोल सीक टूल जो होता है वो एक्चुअली किसी भी सेल के अंदर किए हुए कैलकुलेशन में अपने वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज प्रॉपर किस वे में और कहाँ किया जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल तैयार कर रखा है आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट मैंने 50,000 दिया हुआ है, जो एनुअल रेट है वो 12% है, और यहाँ पे आप मंथ पे आप टाइम देख सकते हैं, टाइम जो है 2 ईयर है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने लोन लिया हुआ है। एंड दोस्तों इसका मुझे EMI फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू में मैं लिखूंगा -PMT। दोस्तों EMI फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज की जाती है जिसका नाम है -PMT। उसके बाद हमने यहाँ पे PMT लिखने के बाद ऑन करना है और रेट को सिलेक्ट करना है, और रेट जो है ये एनुअल रेट है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मंथली करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। दोस्तों ये हमें मंथली निकालना है इसीलिए मैंने 12 से डिवाइड किया। उसके बाद मैं यहाँ पे एन पर नेट पीरियड टोटल कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ईयर्स के लिए लोन लिया है तो इसलिए 2 को सिलेक्ट किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, बिकॉज कि मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड उसके बाद कॉमा देकर हमारा प्रेजेंट वैल्यू टोटल जितना है उनका सिलेक्शन हमें लेना है। जैसे कि 50,000 हमारा है तो यहाँ पे 50,000 का सिलेक्शन लेना है, उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा EMI आ रहा है 2353 रुपीज़ 67 पैसे। हम चाहते हैं जो हमारा EMI इतना बन रहा है हम इसमें टोटल EMI 3000 का बनाना चाहते हैं। उसके बेस पे हम चाहते हैं कि जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, समथिंग इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गोल सीक का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा EMI है वो 3000 का हो, तो उसके लिए हम लोग इस EMI सेल का सिलेक्शन लेंगे एंड चूज़ कर लेंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस एंड सेलेक्ट कर लेंगे गोल सीक। और जैसे गोल सीक को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट सेल जो लिखा हुआ है उसमें हमारा EMI का वैल्यू सिलेक्टेड है, उसमें उसका सेल सिलेक्टेड है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे चाहेंगे कि EMI का जो वैल्यू है वो 3000 हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो 3000 होगा और इनके चेंज होने पर किस में रिफ्लेक्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम चाहते हैं कि उनका जो लोन अमाउंट है उसमें चेंज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेंजिंग सेल को चूज़ कर लिया है लोन अमाउंट में। उसके बाद हमने ओके बटन को क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो EMI है वो 3000 का हो चुका है, बट हमारा जो लोन अमाउंट है वो 63,730 रुपीज़ 16 पैसे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आ गया। तो ये होता है गोल सीक, ताकि आप किसी भी कैलकुलेशन किए हुए सेल में कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।